हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट 1 इंडस्ट्रियल रिलेशंस। दोस्तों, टोटल 3 यूनिट इसकी होने वाली हैं, तो आज हम यूनिट 1 कवर करेंगे। और दोस्तों, ये हर बच्चे के लिए है, जिसके पास भी ये सब्जेक्ट है ये उसके लिए होने वाली है। उससे फर्क नहीं पड़ता क्या वो उसके पास बीए प्रोग्राम है या फिर वो बीकॉम का बच्चा है, जिसके पास भी ये सब्जेक्ट है वो ये पढ़ सकता है। तो ये सबके लिए होने वाली है, चाहे वो इग्नू का है, रेगुलर है, एनसी वेब का या डीयू सोल का है या और किसी भी यूनिवर्सिटी का है, तो सबके लिए होने वाली है। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आप यहाँ पे मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सारी पीडीएफ मैं आपको वहीं पर देता हूँ। अगर आपको ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पीडीएफ चाहिए तो सारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और आपको हिंदी में भी इसकी ये पीडीएफ मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी, हिंदी में, दोनों में मिल जाएगी। तो जितनी भी पीडीएफ है, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ, सारी टेलीग्राम पे दे देता हूँ। तो आप जल्दी से जाइए और इन दोनों जगह पे ज्वाइन और फॉलो हो जाइए। अब देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, जो भी वर्कर होता है, एम्प्लॉय होता है, किसी भी कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जितने भी वर्कर होते हैं उनको मैनेज करना, उसी के बारे में हम इस पे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री बना रहे हैं, है ना, इंडस्ट्री कैसे चलती है, उसमें कैसे लोगों को मैनेज किया जाता है, जो भी मैनेजर है, एम्प्लॉय है, वर्कर है, उनको मतलब कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाना उनके बीच में। तो यही हम इसके सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए इसका जो पहला यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में। अब देखिए कोई भी इंडस्ट्री है, वैसे तो बहुत सारी इंडस्ट्री है, लेकिन आपने सुना होगा कि ये इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रही है, ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा फल फूल रही है। तो क्यों फल फूल रही है, मतलब क्यों ग्रोथ कर रही है? क्योंकि उनके बीच में जो रिलेशन है, एम्प्लॉय का, मैनेजर का, वर्कर का, तो उनका बीच में जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। तो अगर ये अच्छा रिलेशन हमें बनाना है तो यही हम इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हम एक अच्छा रिलेशन कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं किसी भी मैनेजर, एम्प्लॉयर, ओनर के बीच में। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन की डेफिनेशन क्या क्या है। वैसे तो कई सारे लोगों ने डेफिनेशन दी है, लेकिन अगर देखिए आपके पेपर में पूछा जाए कि अगर आपको डिफाइन करना है तो कम से कम आपको 2 डेफिनेशन तो इसकी लिख कर आनी है, ठीक है। तो देखिए पहली डेफिनेशन किसने दी है, जेटी डैनलॉप ने। तो उन्होंने क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन अमंग मैनेजर, वर्कर एंड एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए डॉनलॉप का कहना है कि जो भी मैनेजर है, कोई वर्कर है और जो इतनी भी गवर्नमेंट के एजेंसीज है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है ना, इसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब देखिए डेले योडर क्या कहते हैं। तो देखिए योडर कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है ये टाइप का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एक और एक से ज्यादा यूनियन के बीच में बातचीत होती है, सौदेबाजी होती है, समझौता होता है ना। कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कई सारे एग्रीमेंट्स पे साइन किया जाता है, डीलिंग की जाती है। तो ये जितना भी प्रोसेस चलता है इसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब देखिए मरियम का क्या कहना है। तो देखिए मरियम कहती हैं कि देखिए जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, ये जब डील करती हैं अपने वर्कर्स के साथ, लेबर्स के साथ, है ना, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती है उनके साथ और पब्लिक के साथ, जो ये इन सबके साथ ये जो डीलिंग करती हैं, जो भी एग्रीमेंट वगैरह करती है ना, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, तो इन्हीं को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब देखिए इंसाइक्लोपीडिया क्या कहती है, जो आप सर्च करते हैं ना गूगल पे, जो विकिपीडिया आंसर देता है उसी को हम कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इंसाइक्लोपीडिया कहेगी कि ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है एक टाइप का ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना है। जो भी ह्यूमन, जो वर्क प्लेस है, कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है कोई भी ह्यूमन, उस पर स्टडी करना है कि उसका बिहेवियर क्या है अपने काम को लेकर। और ऐसे रिलेशन पे फोकस करना है जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, यानी प्रभावित करता है। तो ऐसे रिलेशन पे फोकस करना, तो ये कौन बताता है, इंसाइक्लोपीडिया बताता है। देखिए हमने अब सब देख लिया कि किन किन लोगों ने क्या क्या डेफिनेशन दी है। अब हम देखेंगे वर्किंग डेफिनेशन क्या है, मतलब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है जो इसको परिभाषित करती है अच्छे से। तो देखिए आई आ रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन है रिलेशनशिप के बारे में। देखिए जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है इसका ओरिजिन कहाँ है, इस रिलेशनशिप का ओरिजिन है एम्प्लॉयमेंट में। अब देखिए कोई भी एम्प्लॉयर है ना, जो भी किसी को एम्प्लॉय को क्या है, एम्प्लॉयमेंट देता है, यानी कोई भी ओनर है किसी भी वर्कर को काम दे रहा है, तो इनके बीच में रिलेशन कहाँ पे एस्टेब्लिश होगा, एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि कोई व्यक्ति उसको काम दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो रिलेशन के बीच में वहीं से बन जाता है। अब देखिए जो भी एम्प्लॉयर है और जो भी एम्प्लॉय है, इनके बीच में जो रिलेशन है किसकी वजह से, एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से है ना। कोई भी इंडस्ट्री है उसमें 2 लोग काम कर रहे हैं, एक ओनर भी काम कर रहा है और एक वर्कर भी काम कर रहा है। अब उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किसकी वजह से रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों काम कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अब देखिए बोल रहा है कि जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है, जरूरी नहीं है कि यही इन्फ्लुएंस करे रिलेशनशिप्स को, और भी चीजें होती हैं जो इस रिलेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, है ना, पब्लिक हो गई, यूनियंस हो गए। तो ऐसी कई सारी और चीजें होती हैं जो रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करती हैं। अब देखिए वही बोल रहा है कि जो रिलेशनशिप्स होती है इसको शेप कौन देता है, कई सारे एक्टर्स। एक्टर्स का मतलब ये नहीं कि अभिनेता, मतलब वो बॉलीवुड वाले नहीं, एक्टर्स में हो जाएंगे वर्कर्स, हो जाएंगे मैनेजर्स, हो जाएंगे जो भी ओनर है, वो सब इसमें आ जाएंगे एक्टर्स में। और स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी जो भी इंडस्ट्री है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और रूल्स कैसे हैं, लॉ कैसा है उसके बारे में, और टेक्नोलॉजी कैसी है। तो ये सब मिलकर के एक रिलेशनशिप्स को एक शेप देते हैं।
और देखिए जो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल फीचर्स भी होते हैं जो इस रिलेशनशिप को शेप देते हैं। तो ये हो गई इसकी वर्किंग डेफिनेशन। अब देखिए आपको पिक्टोरल डिपिक्शन दिख रहा होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन का। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है स्टेट, स्टेट के नीचे क्या आ जाता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो होता है जो काम देता है। अब देखिए आप एरो पे ध्यान दीजिए, एम्प्लॉयर किसको काम देता है, एम्प्लॉयज को, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय मतलब बहुत सारे कर्मचारियों को, और ट्रेड यूनियन को। कि स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देखिए किसको अफेक्ट करता है, ट्रेड यूनियन को, रिलेशनशिप्स को और एम्प्लॉयर के ग्रुप को। और देखिए जो गवर्नमेंट होती है जितनी भी रूल और रेगुलेशन बनाती है किसको अफेक्ट करता है, रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करता है, ट्रेड यूनियन को करता है और एम्प्लॉय के ग्रुप को भी अफेक्ट करता है। तो ये पूरा हो गया पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन का। अब हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड ह्यूमन रिलेशन। अब देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन अलग होता है और ह्यूमन रिलेशन अलग होता है। तो देखिए जो ह्यूमन रिलेशन होता है ये ह्यूमन टू ह्यूमन होता है, यानी आदमी के और दूसरे आदमी के बीच में होता है। जैसे कि आपके प्रति, माता पिता के प्रति कैसा रिलेशन है, आपके भाई बहनों के प्रति कैसा रिलेशन है, या कोई व्यक्ति है उसके दूसरे व्यक्ति के प्रति कैसा रिलेशन है ना, या फिर कोई ग्रुप है और दूसरे ग्रुप के प्रति कैसा रिलेशन है, तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन हो जाएगा। वहीं अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। अगर हम बात करें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी वर्कर है, कोई भी मैनेजर हो गया, कोई भी एम्प्लॉयर हो गया, उनके बीच में कैसा रिलेशन है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं ना उनके बीच में कैसा रिलेशन है, तो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, है ना। लेकिन हम ह्यूमन रिलेशन में तो सब ह्यूमन आ जाएंगे, जरूरी नहीं कि वो इंडस्ट्री में काम करते हैं या नहीं करते हैं, बस ह्यूमन रिलेशन हो गया आदमी के बीच में रिलेशन। लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन हो जाएगा कि इंडस्ट्री में जो व्यक्ति काम कर रहा है, वो वर्कर, जो भी एम्प्लॉयर है, उनके बीच में कैसा रिलेशन है उसको बताता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब हमारा अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। आखिर ये जो रिलेशन है हमारे इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इसका इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, यानी हमें उत्पादकता बढ़ानी है ना। कोई भी हम कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अब उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, अगर वहां के रिलेशन अच्छे हुए है ना। मान लीजिए कोई भी बॉस है, अगर वो वर्कर से अच्छा व्यवहार कर रहा है तो क्या अपने आप ही उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन वहीं पर अगर कोई ऐसा मैनेजर है जो अपने एम्प्लॉय से अच्छे से बात नहीं करता, तू तड़ाक करता है ना, उनको मतलब भाव नहीं देता बिल्कुल भी, तो ऐसे क्या होगा कि वहां की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज करेगी, है ना। उल्टा वहां पे क्या है, वो सब झगड़ेबाजी चलेगी और उल्टा कंपनी डूब भी सकती है ना। तो रिलेशनशिप क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंस है रिड्यूस्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो देखिए जो भी ऐसा पर्सन है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में जानता है, वो अच्छे से पढ़ा हुआ है उसके बारे में, तो उसके क्या इंडस्ट्री के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स है ना वो पैदा नहीं होने देगा, उनको कम से कम रोक सकता है वो, है ना। और जो भी वर्कर्स है और जो भी मैनेजमेंट है ना, उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन मैनेज कर सकता है ना। और ऐसे क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, और जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं ना, भेदभाव होते हैं लोगों के बीच में, वो इससे क्या इंडस्ट्रियल रिलेशन से कम हो सकते हैं। अगला है इंक्रीज्ड मोरल। देखिए अगर लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशन होता है तो इससे क्या उनका मनोबल बढ़ता है, उनका जो मोरल है ना वो इंक्रीज होता है। उनको ऐसा लगने लगता है कि अगर हम मेहनत करेंगे ना, अगर हम और ज्यादा वर्क करेंगे तो इससे क्या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उत्पादकता बढ़ेगी, तो इससे क्या उनका भी फायदा, उनको भी बहुत ज्यादा इसका लाभ मिलेगा। अगला है मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज। अब देखिए लोगों के बीच में अगर अच्छा रिलेशन है ना, तो इससे क्या है जो वेस्टेज है वो भी कम होगा, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। जो भी मैन है, मशीनरीज है और जो भी मटेरियल है ना, वो अच्छे से यूज हो पाएगा, अच्छे से इस्तेमाल हो पाएगा, कोई भी वेस्टेज नहीं होगी। और देखिए वेस्टेज नहीं होगी, उल्टा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब हम देखेंगे जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं उनके की एलिमेंट्स क्या है। तो देखिए सबसे पहला जो मुख्य की एलिमेंट है वो है इंडस्ट्री के बीच में रिलेशनशिप होना। और देखिए जितनी भी यूनियन है और मैनेजमेंट है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, और जो भी मैनेजमेंट होगी और गवर्नमेंट होगी इनके बीच में भी रिलेशनशिप होना चाहिए, और जो यूनियन है और गवर्नमेंट है इनके बीच में भी रिलेशन होना चाहिए, और जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है उसके बीच में भी अच्छा रिलेशन होना चाहिए। और रिलेशन में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, मतलब जो टकराव होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको कम करना चाहिए, वो नहीं होने चाहिए। देखिए जो स्टेट होता है ना वो रूल और रेगुलेशंस बनाता है, तो ये भी रिलेशन को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ये थे कुछ की एलिमेंट्स। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। मतलब एक अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। तो देखिए पहला प्रिंसिपल ये है कि जो भी मैनेजमेंट है और जो ट्रेड यूनियन है, जितनी भी प्रॉब्लम है उनको अच्छी तरह सॉल्व करती है ना, अपनी इच्छा से और अपनी क्षमता से, वो भी इंडिपेंडेंटली यानी फ्रीली, मतलब उन पे कोई भी पाबंदी ना हो, वो फ्रीली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो भी प्रॉब्लम्स है उनका अगर निपटारा करती हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि वहाँ का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा है। अगला प्रिंसिपल है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी जो सौदेबाजी होती है ना वो उसकी मान्यता मिलनी चाहिए, तो इससे हमें पता चलता है कि जो वहाँ का रिलेशनशिप है वो अच्छा है। अब देखिए बार्गेनिंग का मतलब ये नहीं कि आप इतनी चीज इतने में ले लो, वो वाली बार्गेनिंग जो हम दुकानों पे करते हैं। बार्गेनिंग का मतलब ये होता है, जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय है, उनको सैलरी बढ़ानी है अपनी, तो वो एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, यानी ओनर के पास जाते हैं, जो भी मैनेजर है उनको बोलते हैं कि हमें अपनी सैलरी बढ़ानी है।
तो वो जो बार्गेनिंग करते हैं ना कि हमें इतनी सैलरी चाहिए, वो बोलेगा इतनी, ये इनके बीच में जो बार्गेनिंग होती है इसकी क्या स्वतंत्रता होनी चाहिए, वहां पे क्या इनको मान्यता मिलनी चाहिए बार्गेनिंग करने की। तो इससे पता चलता है कि वहां का जो रिलेशन है वो अच्छा है। अगला प्रिंसिपल है कि जो भी एम्प्लॉय है, जो भी वर्कर है, जो भी काम कर रहा है, उसकी जो भी समस्या है ना, उसका जो भी मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह उसका निवारण कर दे। तो इससे हमें पता चलता है कि वहां का जो रिलेशन है वो अच्छा है, यानी मतलब जो भी एम्प्लॉय है उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा रहा है। अगला प्रिंसिपल है कि जो वर्किंग कंडीशन है, जो भी वर्कर काम कर रहा है उसकी जो वर्किंग कंडीशन है ना, उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। मतलब ना ज्यादा, मतलब वो जैसे कोई आप काम कर रहे हैं तो आपको पूरी संतुष्टता होनी चाहिए कि हाँ वहाँ पे शांति है, ज्यादा शोर शराबा नहीं है ना, मुझे मतलब पूरा हर चीज मिल रही है पर्याप्त से जो काम करने के लिए जरूरी होती है, एक अच्छा माहौल मिल रहा है। तो ऐसी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए जिसमें जो वर्कर है उसका काम करने का मन करे, उसका संतुष्टता मिले, और उसको एक जो पेमेंट मिल रही है वो फेयर होनी चाहिए, मतलब उसका जो वेतन है ना वो पर्याप्त होना चाहिए उसके लिए। अगला प्रिंसिपल है कि जब भी कोई देखिए नया वर्कर होता है जो काम करने के लिए जाता है किसी भी इंडस्ट्री में, तो जो वहाँ पे क्या ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉय है उसको एजुकेट कर सके और ट्रेनिंग दे सके अच्छे से, ताकि वो अच्छे से काम कर सके इंडस्ट्री में। तो ऐसा एक सुटेबल सिस्टम होना चाहिए जो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और एजुकेशन दे सके। और देखिए जो भी मैनेजमेंट है और जो भी एम्प्लॉय है उनके बीच में क्या डायरेक्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज की क्या रुकावट नहीं होनी चाहिए। मतलब अच्छे से जो एम्प्लॉय है उसको जो भी दिक्कत है वो अपनी मैनेजमेंट को बता सकता है ना। तो उनके बीच में जो भी सिस्टम है ना कम्युनिकेशन का, उसको डेवलप करना चाहिए। ये नहीं कि एम्प्लॉय आज कंप्लेंट कर रहा है, मैनेजमेंट को 10 दिन बाद मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको कम करना चाहिए। और देखिए अगला प्रिंसिपल है कि जो वर्किंग कंडीशन है वो बेटर होनी चाहिए। ये नहीं कि जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बदबू वगैरह आ रही है, या फिर वर्किंग कंडीशन खराब है, वहाँ पे कूड़ा कचरा फैला रहता है ना, या फिर वहाँ पे काफी ज्यादा धूप वगैरह आती है। तो मतलब वर्किंग कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या जो वर्कर है उसको काम करने में मन लगा रहे। और जो वहाँ की जो लिविंग कंडीशन है वो भी बढ़िया होनी चाहिए, वहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह होने चाहिए, है ना, प्रॉपर मतलब मैनेजमेंट होना चाहिए। और जो एक रीजनेबल वैगेज मतलब वेजेस होने चाहिए, मतलब वो जो काम कर रहा है उसके पर्याप्त उसको पेमेंट मिलनी चाहिए, है ना, वेतन मिलना चाहिए। ये नहीं उसको जो काम तो वो ज्यादा कर रहा है लेकिन उसको वेतन कम मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो उसका काम है ना उसको एक रीजनेबल वैगेज मिलना चाहिए। और देखिए जो भी इंडस्ट्री में जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो अपने आप को ऐसे अडॉप्ट कर सके, यानी ढाल सके टेक्नोलॉजिकली, सोशली और इकोनॉमिकली, है ना, वो अपने आप को ढाल सके इन ऐसे चेंजेस के लिए। और लास्ट प्रिंसिपल है कि जो भी इंडस्ट्री है ना वो जो कंट्री है हमारी उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे। अब हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस। मतलब हम ऐसे फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं वीडियो में तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए पहला फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब बाहर के कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे कि देखिए जो वर्कर्स होते हैं वो कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, यानी उनको क्या वेतन जो है ना उनका जो वेगेज है वो कम मिल रहा है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, जो भी एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब आप उनका मुखिया मान सकते हैं, तो वो जाते हैं और जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के जो भी कर्मचारी है, मतलब वो ओनर्स होते हैं ना, वो जो भी मैनेजर्स होते हैं उनके पास जाते हैं और बार्गेनिंग करते हैं कि हमें क्या कम वेतन मिल रहा है तो हमें क्या ज्यादा वेतन चाहिए। तो ये जो बार्गेनिंग हम करते हैं ना तो इससे क्या है, ये भी रिलेशनशिप पे एक इफेक्ट डालता है। तो देखिए इसको एंश्योर करने के लिए कई सारे लॉज बनाए गए हैं, जैसे कि जो यूएस के वर्कर होते हैं ना उनको क्या एक मिनिमम वेजेस तय कर दिया गया कि आपको इतना मिलेगा, और उनको एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है काम करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो भी उनकी जो बार्गेनिंग, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग की जो नीड होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, फिर वो ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करते हैं, वो फिर उनको जितना मिलता है उसी में खुश रहते हैं। अगला है इंटरनल फैक्टर्स, यानी आंतरिक कारण। अब देखिए हमने बाहर के कारण पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अंदरूनी कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि लो प्रोडक्टिविटी यानी कम उत्पादकता। अगर मान लीजिए बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं लेकिन जो उनकी उत्पादकता है वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो इससे रिलेशन पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है अब्सेस्ट्रियम यानी अनुपस्थिति, यानी जो भी वर्कर है वो काफी ज्यादा छुट्टी मारते हैं, मैनेजर्स हो गए या जो भी और जो इंपॉर्टेंट वर्कर्स होते हैं वो अगर छुट्टी मारते हैं तो इससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है रिलेशन पर। और दूसरा है हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, मतलब देखिए जो मतलब बड़े बड़े कर्मचारी होते हैं उनके खुद के भी क्या है, टर्नओवर होता है, मतलब कारोबार होता है ना। तो अगर वो उस पर ध्यान देते हैं तो वो अपने जो मेन जो काम है उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो अपना ही कुछ करने लग जाते हैं, तो इससे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है रिलेशन पर। अगला है लो जॉब सिक्योरिटी, मतलब देखिए आपने देखा होगा जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है ना होती ही नहीं है, मतलब जॉब सिक्योरिटी होती नहीं है। मतलब अगर आपने आज ज्वाइन करा तो आपको आज के आज ही निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी आपको नहीं मिलती है, तो इससे भी रिलेशन पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए जो भी वर्कर काम कर रहा है लेकिन वो अपने काम से क्या सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब उसको क्या है, मतलब संतुष्ट नहीं है अपने काम से, और अगर उनको क्या ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जो अनसेफ है तो ऐसे भी क्या रिलेशन पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और देखिए मान लीजिए उसको जो वेतन मिल रहा है वो भी बहुत ज्यादा कम मिल रहा है, मतलब जितना वो काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको फेयर वेतन यानी फेयर वेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो इससे भी क्या रिलेशन पे काफी इफेक्ट पड़ता है। और लेक ऑफ मोटिवेशन, मतलब जो वर्कर काम कर रहे हैं उनमें कोई भी मोटिवेशन नहीं है ना, कोई भी मतलब उनपे वो काम करने के लिए मोटिवेट नहीं है, तो ऐसे क्या काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है रिलेशन पर।
तो देखिए ऐसे में जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जो ऐसे छोटे व्यापार के जो ओनर्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। जैसे कि किसी को कम बैगेज मिल रहा है तो ऐसे एड्रेस कर लिया, किसी को मोटिवेशन की कमी है, किसी को एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें अगर ऐसे ओनर एड्रेस कर लेते प्रॉब्लम को, तो वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और अगर ऐसे जो मैनेजर्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको फायर भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके वो जो इंटरनल फैक्टर्स है ना, उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगला फैक्टर है वर्क क्लाइमेट। अब देखिए बोल रहा है कि मान लीजिए आपने कई सारी रिसर्च करी और जितनी भी एचआर पॉलिसीज है उनको अपने फर्म पे क्या है, वो लागू कर दिया, लेकिन उससे भी कोई असर नहीं पड़ता। जो भी एम्प्लॉय है उसको क्या जज करेगा, वो जब भी वो काम करेगा तो वो कैसा काम कर रहा है, उसको काम करते हुए कैसा फील हो रहा है, तो उससे वो कंपनी को जज करेगा। तो भले ही आप कितनी भी पॉलिसीज कर दे, है ना, कितना भी आप उनके भले के बारे में सोच ले, लेकिन जब भी एम्प्लॉय काम करेगा तो वो अपने जैसे उसको काम करते वक्त फील हो रहा है वो उसके बारे में ही सोचेगा। तो देखिए ऐसे में आपको क्या करना है, क्या उसको क्या एक वर्किंग क्लाइमेट देना है, उसको काम करने का मन करे तो आपको ऐसा क्या एक वर्किंग क्लाइमेट बनाना है। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, आप नए नए एचआर गोल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि अगर आपने ये गोल अचीव करा तो आपको ये प्राइस मिलेगा, उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं ना उनके गोल को अचीव करने के लिए। और आपका जो मैनेजमेंट मॉडल है ना, उसको सुधार करना होगा, जिससे कि जो वर्कर है ना उसको पार्टिसिपेट करने में, जो भी एम्प्लॉय है उसको पार्टिसिपेशन करने में और भी ज्यादा मजा आया ना, वो और भी ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाए। तो आपका जो भी मैनेजमेंट मॉडल है उसको अच्छे से इंप्रूव करना होगा। और देखिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी मैनेजर है और जो भी वर्कर है उनको थोड़ी सी क्या फ्रीडम दे सकते हैं, थोड़ी छूट दे सकते हैं, जिससे क्या है वो अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं कि हमें ये जो गोल अचीव करना है तो हमारा ये डिसीजन होगा, तो उनको क्या डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करें। तो इससे क्या उनका जो पार्टिसिपेशन है वो भी और बढ़ेगा। अगला फैक्टर है एम्प्लॉय एटीट्यूड। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि एम्प्लॉय सर्वे करवा सकते हैं, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि जितने भी एम्प्लॉय है उनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है या फिर वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई है कि नहीं है, तो हम एक सर्वे से पता लगा सकते हैं। तो अगर हम ऐसा सर्वे करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो जितनी भी एम्प्लॉयज है उनका अलग अलग एटीट्यूड है, मतलब एक वाइड रेंज ऑफ एटीट्यूड के बारे में हमें पता चलेगा। और सर्वे से हमें पता चलेगा कि जितने भी एम्प्लॉय है उनका लीडर के प्रति या फिर जो कंपनी के प्रति क्या रवैया है, यानी क्या एटीट्यूड है, मतलब वो उनको रिस्पेक्ट दे रहे नहीं दे रहे, उनका जो भी मैनेजर है या उनका लीडर है उनको वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर वो रिस्पेक्ट करते तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एम्प्लॉय है और जो लीडर है उनके बीच में क्या एक गुड रिलेशन है, और इससे जो कंपनी की परफॉर्मेंस है ना उस पर भी असर पड़ता है। तो ये जो गुड रिलेशन है इससे जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो भी सुधरती है। जो एम्प्लॉय का एटीट्यूड है ये भी इंडस्ट्रियल रिलेशन को इन्फ्लुएंस करता है। अगला है कम्युनिकेशन। तो देखिए कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर जब भी कोई कंपनी में बातचीत तो करेगा, एक बंदा दूसरे व्यक्ति से रिलेशन बनाने के लिए बात तो करेगा। एक रिलेशन तभी बनता है जब दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होती है। तो कम्युनिकेशन है तो ही रिलेशन है। अब देखिए टू वे कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है, एक है लेबर और एक है कैपिटल। यानी मतलब जो भी वर्कर है अगर हम उसे बताते हैं कि आपको इतने घंटे काम करना पड़ेगा और आपको इतने रुपए मिलेंगे, तो सबसे पहले तो हमें दो ही चीज बतानी पड़ती है ना। कोई भी एम्प्लॉय जब एम्प्लॉयमेंट लेता है, कोई भी वर्कर अगर काम करने जाता है, तो सबसे पहले वो दो चीजें पूछता है कि कितने घंटे काम करना पड़ेगा और हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो अगर हम ये दोनों चीज बता देते हैं कि कितना लेबर है कितना कैपिटल है, तो जो वर्कर है ना वो अपना फुल्ली जो भी उसकी पोटेंशियल है वो वर्क प्लेस पर लगाता है ना, और वो काम करने में मग्न हो जाता है। और इससे क्या होता है, जो भी वर्कर है जो भी वर्क प्लेस पे काम कर रहा है उसको सब पता चल जाता है, कि सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मुझे कैसे काम करना है, कितना काम करना है और मुझे कितना काम करने पे कितना वेतन मिलेगा। अगला है यूनियन। तो देखिए जो यूनियन होता है ना ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन को, और कई तरीके से अफेक्ट करता है। अब देखिए जो भी यूनियन है अगर वो वर्क प्लेस पर आती है ना, तो वो क्या करती है, वो आवाज उठाती है कि मान लीजिए किसी को कम वेतन मिल रहा है ना, कम वेगेज मिल रहा है, तो जो यूनियन है वो आवाज उठाती है। तो ऐसे में जो भी इंडिविजुअल है यानी जो भी वर्कर है ना इंडिविजुअल, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अकेला हूँ आवाज उठाने वाला है बार्गेन करने वाला। तो ऐसे में उसको फील होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास कई सारी आवाज है, मेरे पास मोर ऑफ द वॉइस यानी कई सारी आवाजें हैं। जो यूनियन क्या करता है उनके लिए मदद करता है, उनके लिए आवाज उठाता है ना, और ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है रिलेशन को। देखिए यूनियन की मदद से जो इंडिविजुअल है उसको क्या अपने लिए बार्गेन नहीं करना पड़ता, जो यूनियन होता है वो कलेक्टिवली बार्गेन कर लेता है, यानी एक ही साथ में सबके लिए बार्गेन कर लेता है। अगला है वेजेस एंड बेनिफिट्स। तो देखिए ये जो चीज होती है, एक तो वेजेस यानी क्या वेतन मिलेगा, और बेनिफिट्स क्या क्या है, तो ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को। क्योंकि देखिए जब भी कोई एम्प्लॉय काम करने के लिए जाता है तो सबसे पहले तो वही पूछेगा भी मुझे सैलरी कितनी मिलेगी या मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो डायरेक्टली क्या रिलेशन को अफेक्ट करता है। अब देखिए जो वेजेस होता है और जो बेनिफिट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है ना उसको स्मूथली रन करने में। अब देखिए जब भी एम्प्लॉय है उसको टाइम टू टाइम उसको पैसे मिल जाएंगे, सैलरी मिल जाएगी, तो वो क्या उनका रिलेशन क्या बना रहेगा, अच्छा बना रहेगा। लेकिन मान लीजिए एक महीने के लिए उसको सैलरी डिले कर दी गई, यानी बाद में दे दी गई, या बोला गया कि आपको इस साल क्या बोनस वगैरह नहीं मिलेगा, तो ऐसे क्या रिलेशन पे काफी ज्यादा इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो ये जो वेजेस होते हैं बेनिफिट्स होते हैं तो ये स्मूथली रिलेशन को रन करने में हेल्प करते हैं। अगला है आइडियोलॉजी। अब देखिए हर कंपनी की हर इंडस्ट्री की कुछ ना कुछ एक अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। अब जब भी कोई एम्प्लॉय है किसी भी कंपनी में काम करने जाएगा तो उसको उसकी आइडियोलॉजी को समझना होगा और उसी के हिसाब से काम करना होगा। और देखिए इसी आइडियोलॉजी की वजह से हमें पता चलता है कि जो भी कंपनी है उसका अपने एम्प्लॉय के प्रति कैसा एटीट्यूड है, यानी कैसे रवैया है और कैसे वो डील करती है अपने एम्प्लॉय के साथ।
और देखिए आइडियोलॉजी से हमें पता भी चलता है कि हमें क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे और क्या क्या पनिशमेंट्स भी मिलेंगी, और ये जो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट है ये हमें डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को। अब हमारा अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो देखिए पहला उद्देश्य ये है कि जो भी वर्कर्स है और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना और उसको बढ़ावा देना, और वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, जितने भी इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, स्ट्राइक्स है, उनको कम करना या उनको हटाना, अवॉइड करना। अगला ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी वर्कर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी देना ताकि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाए। अगला ऑब्जेक्टिव है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी को राइज करना यानी बढ़ाना, यानी उत्पादकता को बढ़ाना, और जो एम्प्लॉय है ना उनकी जो टर्नओवर है और जो अब्सेंटीज्म है मतलब अनुपस्थिति, मतलब जो भी छुट्टी वगैरह मारते हैं ना उसको खत्म करना, और जो ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका साइड बिजनेस है उसको भी खत्म करना ताकि वो अपना पूरा ध्यान किस पे दे पाए, ऑर्गेनाइजेशन पे दे पाए, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में दे पाए। अगला ऑब्जेक्टिव है कि जो गवर्नमेंट अननेसेसरी जो भी रूल और रेगुलेशन बना देती है ना उसको अवॉइड करना, और बस ऐसे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना जिससे वर्कर्स और मैनेजमेंट के जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से स्टैब्लिश हो पाए, यानी डेवलपमेंट उसमें हो पाए, तो ऐसे रूल को फॉलो करना। और अगला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ना उसमें एक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी क्रिएट करना, जिससे क्या होगा कि जो भी वर्कर्स है, जो भी लेबर है, वो अपनी क्या पार्टनरशिप दे पाएंगे कोई भी डिसीजन मेकिंग में, या फिर जो भी प्रॉफिट होगा ना उनको इक्वली शेयर मिलेगा उसका। और लास्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी वर्कर है ना उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना। अब हम इंडस्ट्रियल लेवल पर ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे स्टेट लेवल पर, लेकिन अब देखेंगे हम पहले इंडस्ट्रियल लेवल पर। तो पहला ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनाना। और अगला ऑब्जेक्टिव है कि जो भी लेबर है, यानी लेबर मतलब है वर्कर, और जो भी है मैनेजमेंट, उनके बीच में क्या है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उन दोनों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। और देखिए जब भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो उसमें दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट्स होना चाहिए। अगर देखिए प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो जो लेबर है यानी जो वर्कर है उनकी सैलरी भी इंक्रीज होनी चाहिए और मैनेजमेंट की सैलरी भी इंक्रीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि सिर्फ एक की सैलरी बढ़ रही है दूसरे की नहीं बढ़ रही है, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। अब देखिए अगला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी वर्कर है, मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो गया है या फिर वो किसी कारण से छुट्टी पर है, तो ऐसे में जितने भी लोग आए हैं उन मैन पावर का अच्छे से यूटिलाइजेशन होना चाहिए और मिनिमाइजेशन होना चाहिए लॉस का, मतलब कम से कम लॉस होना चाहिए। भले किसी का एक्सीडेंट हो गया है या कोई छुट्टी पर है, लेकिन उसकी जगह पर जो बाकी के जो लोग है ना उनको ऐसे मतलब उनके जो यूटिलाइजेशन है वो अच्छे से करना चाहिए ताकि कंपनी का ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए लास्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे वर्क एनवायरनमेंट का क्रिएशन करना चाहिए जहाँ पे जो भी वर्कर है ना उसको मोटिवेशन मिलता रहे कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है, अपना काम करने में वो मगन रहे, और जितनी भी उसकी जो बाधा है ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको वो अच्छे से सॉल्व कर सके, मतलब उसे काम करने में कोई भी बाधा ना आए, कोई भी संघर्ष ना करना पड़े उसको काम करने में, तो एनवायरनमेंट हमें उसको देना चाहिए। तो ये तो हमने देखे थे इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या क्या होना चाहिए। अब हम देखेंगे स्टेट लेवल पर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो भी लेबर है यानी जो भी वर्कर है और जो मैनेजमेंट है उनके जो भी राइट्स है ना उनको सेफगार्ड करना, यानी उनको बचाना, मतलब कोई भी एक दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। मान लीजिए कोई भी जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, उसका शोषण ना कर सके, तो जो स्टेट है ना उसको ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाने चाहिए। तो देखिए अगला ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी कॉर्पोरेशन है और जितने भी कोलैबोरेशन है उनको क्या लिस्टेड कर दो, उसको पहले से लिस्टेड कर दो ताकि हमें पता चल सके कि किसको कितना कंट्रीब्यूट करना है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। और देखिए अगला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना वर्कर की उसको इंप्रूव करना। हमें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, रूल और रेगुलेशन बनाकर। स्टेट क्या कर सकता है, एक फिक्स बैगेज तय कर सकता है कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपको कम से कम इतने रुपए तो मिलने चाहिए, और आप क्या आवर्स फिक्स कर सकते हैं कि आप इतने घंटे काम करेंगे, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते, और कई सारे बेनिफिट्स आपको बता सकता है, दे सकता है, और आपको एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकता है। अगर ना उसके लिए रूल बना सकता है कि अगर आपका कोई भी एक्सप्लॉयटेशन, आपका शोषण करता है तो आप ये कदम उठा सकते हैं ना, आपको राइट्स प्रोटेक्ट कर सकता है, और लेबर कानून बना सकता है ना, जो वर्कर है ना उनके लिए कानून बनाए जा सकते हैं। और देखिए लास्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करना, यानी जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें आपने देखा होगा कि जो भी प्राइवेट जो सेक्टर में जो वर्कर्स होते हैं उनको कभी भी निकाल दिया जाता है, तो ऐसा जो इंडस्ट्री है वो ऐसा ना कर सके, किसी को भी अपनी मनमर्जी से ऐसे निकाल नहीं सकती। तो ऐसे में क्या जो गवर्नमेंट है रूल और रेगुलेशन बना सकती है और इंडस्ट्री पे थोड़ा कंट्रोल कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं। ये पहला पार्ट है, अब इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही डालूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिसके पास भी ये सब्जेक्ट है। और देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये सबके लिए है, भले ही वो ड्यूसोल का है, इग्नू का है, रेगुलर का है ना, एनसी वेब का है, या किसी भी और यूनिवर्सिटी का है, जिसके पास भी सब्जेक्ट है वो इससे पढ़ सकता है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जरूर विजिट करें, ठीक है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।